हेलो गाइस, पिछले पार्ट में हम लोग ने देखा था कि हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में मोशन के बारे में एंड वेलोसिटी एंड स्पीड और लाइट की स्पीड के बारे में जाना था कि वो एयर में कितना होता है और अर्थ का रेवोल्यूशन कितना होता है अर्थ के सन के अराउंड, वो भी हम लोग ने जाना था। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन के आगे का पार्ट, क्योंकि वो हम लोग ने पिछले वीडियो में कवर किया था। इस पार्ट में हम लोग यही देखने वाले हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन से हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। पिछले पार्ट में हम लोग ने ये भी जाना था कि हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना सकते हैं, उस पर कैसे कैसे लाइंस का नोटेशंस होता है, मैंने आपको वो भी बताया था। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उसके आगे की चीज़ें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे। दोस्तों, हमने ये भी देखा था कि मोशन की 3 इक्वेशंस होते हैं, जिनमें से एक होता है v = u + at एंड द सेकंड वन इज s = ut + half at square and the third one is v square = u square + 2as, which is also be called v square - u square = 2as। बट इस टेक्स्ट बुक में इसको दूसरी तरह से दिया गया है, पर ये भी चलेगा क्योंकि वो दोनों भी इनका मीनिंग सेम ही है। तो देखिए, इन तीनों का रिलेशन जो है वो भी यहाँ पे लिखा गया है। जैसे कि v = u + at जो है, इसका रिलेशन है वेलोसिटी और टाइम का, ना कि किसी और चीज़ का। यहाँ पे जो वेलोसिटी टाइम का रिलेशन होता है वो हमें इस इक्वेशन से दिया गया है। v = u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है और a है एक्सेलरेशन और t तो आप समझ ही गए होंगे, टाइम। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर फाइनल वेलोसिटी हमें किसी क्वेश्चन या फिर किसी कंडीशन में निकालनी हो तो हम उस केस के इनिशियल वेलोसिटी में अगर एक्सेलरेशन और टाइम के प्रोडक्ट को प्लस कर दें तो हमें फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, ये एक्चुअली एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को रीअरेंज करके बनाया गया है। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। कुछ ऐसे है, जैसे कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। एक्सेलरेशन क्या है? a = चेंज इन वेलोसिटी। चेंज क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारा v - u अपॉन t। ओके गाइस, अब यहाँ पे जिसके आप देख सकते हैं a = v - u अपॉन t ऐसा दिया गया है, तो हम इसे रीअरेंज करके ऐसा भी लिख पाएंगे। ऐसा लिखने पे हमें ये इक्वेशन मिलेगा v = u + at। ओके, तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं, अभी मैं लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पे a था = था v - u। यहाँ पे जो t था मैंने अभी फिलहाल गाइस नहीं लिखा है। तो अगर अब मैं उस t को ये इस साइड लेके जाऊं, ये हमारा राइट हैंड साइड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अभी मैं LHS और RHS नहीं लिखा हूँ क्योंकि उसके लिए मेरे पास स्पेस नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ अभी क्या करना है नहीं करना है। सॉरी गाइस। हाँ, तो फिर अभी मैंने आपको जैसे कि बताया, यहाँ पे हमारा LHS था, यहाँ पे हमारा RHS था। तो LHS में अभी हमारा था जस्ट a। ओके गाइस, जस्ट a था अभी हमारा LHS में। जैसे कुछ ऐसे था, a = v - u ऐसा था। तो अभी हम लोग ने t जो है वो r to l ले गए, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है। और गाइस, तो इस साइड जाके वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो हमारा l में हमें मिल गया at = v - u। अगर अब हमें वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी, तो हम जस्ट इनिशियल वेलोसिटी को l में शिफ्ट करके ऐसा लिख पाएंगे कि u प्लस, सॉरी यू गाइस, थोड़ा राइटिंग मेरी अच्छी नहीं समझ आती है, इसके लिए प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। u प्लस at = v। That's we got the equation which is derived from here. The
formula of acceleration. So I can say that this equation is derived from this formula only. So this formula is too important in the chapter and the topics of laws of motion. Okay guys. तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बोला था अभी कि एक्सीलरेशन की फॉर्मूले से हमने ये फर्स्ट इक्वेशन डिराइव किया था. अब वैसे हम नेक्स्ट इक्वेशन पे भी जाएंगे, वो भी अभी एक्सीलरेशन की फॉर्मूले से तो हम इसको डिराइव कर अच्छे से पाएंगे नहीं, इसलिए मैं आपको वही फॉर्मूला कुछ अलग वे में समझाता हूँ. जैसे कि यहाँ पे जस्ट लिखा है, आप देख सकते हैं इस पार्ट में S इज इक्वल्स टू u प्लस हाफ AT स्क्वायर. ओके गाइस, जैसे कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अभी इसको मार्क थोड़ा कर देता हूँ इस इक्वेशन को. ये इक्वेशन टू इम्पोर्टेंट है, तो ये भी इक्वेशन इम्पोर्टेंट है गाइस, ये वाला भी. तो इन इक्वेशंस को आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सारे फिजिक्स के चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं. अब हम सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं. अगर हम इसके A इज इक्वल्स टू B माइनस U से डिराइव करना चाहें तो उसे भी हम लोग कर पाएंगे. ओके, तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैंने लिखा है यहाँ पे A इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T. ओके, जस्ट लाइक दिस. अगर मैं इसके कुछ कॉन्स्टेंट्स को शिफ्ट करूं तो मैं कुछ ऐसा मिलेगा. तो अगर मैंने अभी आपको बोला था जिसकी बेसिकली यहाँ पे हमारा L में अभी भी A है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारा था क्या V माइनस U अपॉन T. ओके गाइस, अभी अगर मैं आपको बोलूँ अगर हम वापस से T को इस तरफ शिफ्ट करें तो इस फॉर्मूले पे हम लोग जा नहीं पाएंगे. ओके, तो इस पार्ट पे बेसिकली हमें जाने के लिए यहाँ से डेरिवेशन कर सकते हैं. आपने अभी मैंने आपको बोला था वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में. ओके, उस रिलेशन से हम लोग वापस जाते हैं. ओके गाइस, क्योंकि इस फॉर्मूले से इसको डिराइव करना लिटिल बिट इजी तो है बट उतना भी नहीं, और मुझे बेसिकली नहीं ज़्यादा क्लियरली समझा पाऊंगा मैं आपको, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ. यहाँ पे जैसे कि अभी देख सकते हैं इस वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहाँ पे डेरिवेट किया गया है v इक्वल टू U प्लस AT. अब इस वाले पे अगर हम वापस से आए, देखिए इसको गौर से देखिए, क्या है यहाँ पे हमारा एक टाइम ग्राफ पे एक एग्जैक्ट इंस्टेंट से एक ऑब्जेक्ट इतना ट्रेवल किया है. ओके, इतना ट्रेवल किया, एक ऑब्जेक्ट U तक पहुंचा, O टू U. अभी मैं O की बात कर रहा था, ऑब्जेक्ट अभी O पे था. इंस्टेंट टाइम में उस U पे चला गया जो कि पॉइंट D है. अगर उस D पॉइंट से अगर हम लोग वो ऑब्जेक्ट जाता है B में एंड सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है गाइस, तो हम लोग इसे डिनोट कर पाएंगे. और अगर हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट C और B को अगर ज्वाइन कर दें और पॉइंट B, A और E को कनेक्ट कर दें तो हमें एक ट्रेपेजियम मिलता है. ओके गाइस, तो इस ट्रेपेजियम में आप देख पाएंगे हमारा जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो कहाँ पे है, एट पॉइंट C, एट पॉइंट D है हमारा इनिशियल वेलोसिटी. तो गाइस अब यहाँ पे देखिए, therefore initial velocity of the object is going to be OD and the final velocity guys it is going to be OC. Therefore if T is equals to OT here, as it is going to be around this according to the graph,
So let's talk to the related to graph only. Therefore, acceleration is equal to change in velocity upon time. Therefore, our initial velocity is OD and final velocity is OC. Therefore, OC minus OD upon T is our what is that? It is our acceleration. That is correct. Next point is that CD. What is CD? CD is the acceleration into time, as OC minus OD. What is OC? OC is here something like line going to C, okay, and the line going to OD is just initial velocity. Therefore, our acceleration is v minus u upon t. It is nothing but CD is equals to AT, okay. Therefore, I can say that from the first equation of motion, as the area of the quadrangle. What is quadrangle? Quadrangle is nothing but a figure which having four sides, which having certain different angles. Therefore, this figure is having four sides but different angles in different corners. Therefore, I can say that the area of this figure will be rectangle plus area of triangle. There's nothing but rectangle is D, O, E and A, and our triangle is DAB. You guys, our triangle is something like D, A and B. We have to find out the area of triangle DAB and the area of rectangle DOEA. So therefore, the area of the figure will be nothing but the sum of these two figures. Okay. Do you know how to find out the area of rectangle? Yes, we know that it is length into breadth, and the area of triangle is half into base into height. What is the base here? Here the base is AB and the height is DA. Therefore, half into AB into DA, which will be going our area of triangle, and AE into OE. AE into OE is the two sides having two different lengths in the rectangle DOEA. Therefore, I can say that as AE is equals to U and OE is equals to T and OE is equals to DA is equals to T. Therefore, AB is equals to AT. Okay, and AB is equals to CD. From equation 1, I can say that S is equals to U into T plus half into AT into T. Therefore, Newton's second equation of motion is derived now. S is equals to UT plus half AT square. That's how we can derive, guys. So therefore, मैंने आपको अभी समझाया कि बेसिकली यहाँ पे होता यही है कि इस ग्राफ में बेसिकली अलग अलग लाइंस के अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, पर यहाँ पे मैग्नीट्यूड उनका V और U पे डिपेंड करता है. ओके, तो V और U पे हम लोग ने उसको डिराइव करने के लिए यहाँ पे लिया है हम लोग ने उसको उसके मैग्नीट्यूड्स की जगह. और इक्वेशन 1 से हमें यही पता चलता है कि यहाँ पे ये V जो है, V का वैल्यू हम लोग ने इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट किया है, तो हमें ये फॉर्मूला मिलता है. ठीक है, तो अब हम लोग इक्वेशन 3 पे जाते हैं, गाइस. ओके, which is the Newton's third law of motion, which is derived as v square is equals to u square plus 2s और v square minus u square is equals to 2s. ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है, कुछ डिफरेंस नहीं. मैं फिर से एक बार क्लियरली बोलता हूँ, नोट कर लीजिएगा. v square minus u square is equals to 2as, या फिर ऐसा भी लिखा जा सकता है. ओके, तो गाइस, जैसे कि मैं अभी आपको बोल रहा था, तो यहाँ पे इसका डेरिवेशन जो है वो भी कुछ ऐसा ही है. जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग ने अभी इसको डिराइव किया था इक्वेशन 2 को. अब हम लोग इसको डिराइव करेंगे. देखिए, आप ट्रेपीजियम जो है,
ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या है, सबको पता होना चाहिए, जरूरी है। सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, यानी हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। इट्स टू इम्पोर्टेंट गाइस, डोंट मेक इट फन, इट्स टू इम्पोर्टेंट। ओके, लेट्स मूव अहेड। ओके, एक्सीलरेशन के फॉर्मूले से हमें मिलता है a इक्वल्स टू v माइनस क्यू अपॉन टी, ये तो हमें पता ही है। और इक्वेशन के सेकंड पार्ट से हमें ये मिलता है u प्लस वी इंटू होल इंटू टी। वो हमें कुछ ऐसे मिला। ग्राफ पे हमें चलते हैं वापस एक बार। ग्राफ आप एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं भी आपको एक बार अपना इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट जैसे कि अभी मैंने अब ले लिया है। इस स्क्रीनशॉट को आप बार बार देख सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे वीडियो में तो आप इतने कट्स देखेंगे नहीं, फिर भी अगर आपको बार बार वो देखना है तो आप किसी दूसरे फ़ोन में या फिर उसी का कहीं पे अपने स्क्रीन को स्प्लिट करके देख सकते हैं। तो फिर अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऐसा ऐसा है, कैसा है कि अभी उसका फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो अभी हमारा जो सम इंटू लेंथ ऑफ पैरेलल साइड है वो क्या है, देखिए यहाँ पे हमारा पैरेलल साइड है DO एंड AE। ओके, तो यहाँ पे जो पैरेलल साइड से मिलके, और हाइट क्या है इनके बीच का, बताइए बताइए। पैरेलल साइड का जो हाइट होगा वो है OE, DOAE है हमारा पैरेलल साइड और OE हमारा हाइट। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा गया है OD प्लस BE। ओके गाइस, OD प्लस BE इज इक्वल इंटू OE इंटू हाफ यानी 1/2। हमारा फॉर्मूला यही है। और देखिए अब हमें इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। OD की वैल्यू था U एंड BE का था V एंड OE का ग्राफ पे एक बार वापस चलते हैं, अगर आपको कोई डाउट पड़ रहा है तो एक बार देख लीजिए। OE हमने OE को T लिया है, DA को हमने लिया है, सॉरी OD को लिया हमने U एंड OC को लिया हमने V। ठीक है, इसी तरह से हमें ये मिलता है S इक्वल्स टू हाफ। S हमेशा याद रखने, ये है एक्चुअली डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस बोल सकते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो S इक्वल्स टू हाफ इंटू U प्लस AT होल ब्रैकेट्स में मतलब होल इंटू T। ओके, और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जो है उसके मुताबिक T इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन A। ठीक है, तो हम T की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ यस या नो, यस कर सकते हैं। तो फिर हमें इससे यही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे T दिया गया है, तो यहाँ पे जब T दिया गया है तो हम लोग ने T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी उसके दूसरे वैल्यू से V माइनस U अपॉन A से। S इक्वल्स टू हाफ इंटू U प्लस V इंटू V माइनस U अपॉन A। ओके, तो अगर हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से क्लियरिफाई करके लिखे तो हमें ये क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे ये 2 और A जो है मल्टीप्लाई हो गए हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे 2 और A मल्टीप्लाई हो गए। और नेक्स्ट पार्ट में ये दिया गया है कि अगर इसको अभी हम रीअरेंज करें V प्लस U को, और U प्लस V दोनों एक ही होता है, इसलिए हम लोगों ने इसको थोड़ा रीअरेंज किया अकॉर्डिंग। ये अब ये एक मैथमेटिकल लॉ तो आपको याद ही होगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये तो आपको याद ही होगा, यस और नो, यस ना। हाँ, तो ये देखिए A स्क्वायर माइनस U स्क्वायर को आप कुछ ऐसे लिख पाएंगे, इसको अगर हम स्प्लिट करें, स्प्लिट करने में ये मिलता है
तो इसे स्प्लिट किया हमने और तो हमें मिला a प्लस बी होल, हाँ a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी होल। तो हमें ये क्वेश्चन मिलता है। इसके मुताबिक हमारा जो कंडीशन वो भी कुछ ऐसा ही है गाइस, b प्लस यू होल इंटू b माइनस यू होल अपॉन 2a। तो अगर हम लोग इसको और सिग्निफाई करें, मैग्नीफाई करें, आई मीन सॉरी गाइस, तो हमें कुछ ऐसी चीज मिलेगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, तो v स्क्वायर और u स्क्वायर जो है अभी मिल चुका है। तो इसके मुताबिक मतलब हमारा जो इक्वेशन है वो ये सक्सेसफुल हुआ। अब हम लोग 2a को चले जाएंगे लेफ्ट साइड में लेके। ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड है। तो इसको अब हम लोग यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2a को हम लोग s से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिल जाएगा 2as और v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर तो हमें मिल ही गया है। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई रॉन्ग मेथड नहीं बोला हूँ, ये भी ऐसे लिख सकते हैं और इसको रीअरेंज करके कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस की साइन आएगी गाइस, इक्वल्स टू 2as। तो आपने देखा कि इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 को हम लोग ने, 2 को हम लोग ने, 3 को हम लोग ने कैसे डेरिवेट किया, उसको कैसे ढूंढा अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि रहेगा गाइस यूनिफॉर्म लीनियर सर्कुलर मोशन। देखिए सर्कुलर मोशन क्या होता है, सबसे फर्स्ट बात सर्कुलर मोशन क्या है। देखिए अभी मैं अगर आपको कुछ बोलूं, ये क्या है, आप तो बोलेंगे यस, अरे भाई ये तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना ये। और अगर मैं आपको बोलूं अभी ये क्या है, तो सॉरी ये फिगर थोड़ा गलत बन गया। हाँ तो ये क्या है, ये है एक पेंटागन, 5 साइड्स है इसमें। ओके, और अगर मैं अभी बोलूं कि जो फिगर के पास 6 साइड है उसको क्या बोलते हैं गाइस, एनी गेसेस? हेक्सागोन, राइट। तो हेक्सागोन में 6 साइड्स होते हैं। अगर आप कोई फील्ड, अगर मैं एक फील्ड की बात करूं जिसका बाउंड्री कुछ ऐसा है यानी स्क्वायर में है, तो उस पे जो रनर दौड़ रहा होगा उसको कितनी बार अपनी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। पहले जो रनर अगर सपोज यहाँ पे स्टार्टअप है, इस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया, इस वाले पे, चलिए इस पॉइंट पे उसने स्टार्ट किया, मतलब यहाँ पे मेनली यहाँ पे, एक मिनट का थोड़ा गंदा बन गया, ऐसा था कुछ। अगर इस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया और रनर हमारा इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है अभी, उसके बाद जब वो इस कॉर्नर पे पहुंचेगा, अभी उसको डायरेक्शन एक बार चेंज करनी पड़ेगी और वो यहाँ पे दौड़ने लगेगा। फर्स्ट चेंज किया उसने, चलिए पहली बार इक्वेशन, मतलब पहली बार उसने अभी डायरेक्शन चेंज किया। अब जब फिर दौड़ते दौड़ते जब ये वो यहाँ पे पहुंचेगा तब उसको फिर से अपनी साइड चेंज करनी पड़ेगी इस तरफ। ये हो गया दूसरी बार, ठीक है। अब अगर अब वो वापस जाते वापस इधर पहुंचा, अब उसको वापस एक बार करनी पड़ेगी साइड चेंज, चौथी बार। अगर उसको अब वापस अपनी उसी पॉइंट पे जाना है, उस पॉइंट पे जाने के लिए तो उसको एक सर्टेन टर्न तो लेना पड़ेगा ना। उस सर्टेन टर्न पे उसका हो जाएगा ये चौथा डायरेक्शन, चौथी बार टर्निंग। ये तीसरा था, ये चौथा हो गया। ओके, तो आपने अभी देखा कि इसी तरह से अगर कोई फील्ड है उसमें जितने कॉर्नर्स रहेंगे वो उतनी बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा।
इसी तरह से हर फिगर में होगा। पर अगर अब मैं बात करूं पेंटागन की, आई मीन ऑक्टागन की, जिसमें कितने साइड्स होते हैं, तो थोड़ा ये गलत बन गया गाइस। ओके तो गाइस जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, तो गाइस जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे ऑक्टागन के बारे में। तो गाइस जैसे कि ऑक्टागन में कितने साइड्स होते हैं? 8 साइड्स, राइट। कुछ ऐसा दिखने में होता है। तो उसका 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 साइड्स होते हैं टोटल। ओके गाइस, तो यहाँ पे अगर मैं अभी बात करूं, तो हमारा अगर रनर है, प्लीज मेरी तरफ ध्यान दीजिए, अगर हमारा कोई रनर है, अगर वो ऑक्टागोनल पाथ पे अगर दौड़ रहा है, ऑक्टागोन यानी एक पाथ जिसको ऑक्टागोन जैसा शेप है, अगर वो ऑक्टागोनल पाथ पे दौड़ रहा है, तो फिर उसको कितनी बार अपनी साइड चेंज करनी पड़ेगी, आई मीन डायरेक्शन? 1 2 3 4 5 6 7 8, उसको टोटल अपनी 8 टाइम्स डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी उस पूरे पाथ का एक चक्कर लगाने में, 8 टाइम्स। ओके गाइस, तो उसको 8 टाइम्स अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। जस्ट एज अगर हम लोग किसी भी साइड, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर साइड्स बढ़ाते जाएं, पाथ के साइड्स को बढ़ाते जाएं, तो अब फिर हम लोग नोटिस करेंगे एक चीज कि वो जो पाथ है हमारा, वो दरअसल एक सर्कल बनने की कोशिश में है। जी हाँ गाइस, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो वो ऑब्जेक्ट है, उसमें हम लोग जितनी भी साइड्स बढ़ाते जाएंगे उसके पाथ पे, तो हम लोग यही नोटिस करेंगे, यहाँ पे भी जैसे कि दिया गया है, हम लोग उसकी जितनी भी साइड्स बढ़ाते जाएंगे, तो हम लोग यही नोटिस करते हैं कि वो एक सर्कल बनने की कोशिश में है, कुछ ऐसे। सॉरी फॉर दिस, लेट मी नोट दिस। अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट के पार्ट्स को हम लोग बढ़ा देते हैं, तो अगर आप वापस हम लोग एक बार ऑक्टागन पे आते हैं, वन टू, कुछ ऐसा, 3 4 5 6 7 8, कुछ ऐसे 8 साइड्स हैं उसके पास। ओके गाइस, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक सर्कुलर पार्ट ड्रॉ करें, ऐसे 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 ऐसे, तो हम लोग नोटिस करेंगे कि एक सर्कल बनने की कोशिश में है। ओके, तो फिर हम लोग यही नोटिस करते हैं कि वो सर्कल बनने की कोशिश में है। तो इस टाइम में मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करें, तो एक सर्कुलर पाथ पे तो देखिए, जैसे कि अगर कोई ऑक्टागोनल पाथ है, तो उस पे तो उसको जस्ट 8 टाइम्स अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। बट अगर एक टोटल सर्कल पाथ है, तो उस पे तो उसको तो हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो साइड्स होंगे वो छोटे हो के एक पॉइंट बन जाएंगे, जिसलिए उसको हर पे एक पॉइंट पे अपनी साइड चेंज करनी पड़ेगी। That's I'm going to tell you in this video. That's why I am always telling you to pay attention in my face. And जैसे कि अभी आप देखेंगे
अभी मैंने आपको जैसे कि बताया कि सर्कुलर मोशन के बारे में तो बता दिया कि एक सर्कुलर पाथ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उसको एक सर्कुलर मोशन बोलेंगे, बट सर्कुलर मोशन कभी भी यूनिफॉर्म हो नहीं सकता, दैट्स ट्रू। देखिए अगर सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता तो उसको यूनिफॉर्म हम लोग बनाया कैसे, बताता हूँ मैं अभी। जस्ट लाइक दिस, कि अगर हम लोग अगर सर्कुलर मोशन अगर यूनिफॉर्म नहीं हो सकता तो क्या हो गया, बट उसके टेंजेंट्स जो होते हैं, टेंजेंट्स अभी मैं बताता हूँ क्या होता है। जस्ट लाइक एक सर्कल है, ओके, एक सर्कल है, टेंजेंट्स होते हैं। अगर सपोज यहाँ पे एक कोई है, यहाँ पे एक खड़ा हुआ है, कोई एक बंदा कोई यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो अगर अब उसको एक गोल गोल घुमा के ऐसे 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 करके फेंकना कोई चीज होगा, ओके, अगर उसको कोई चीज फेंकनी होगी गोल गोल घुमा के, सपोज वो यहाँ से ऐसा उसको गोल गोल घुमाते जा रहा है, इस डायरेक्शन में घुमाते जा रहा है, फिर एक सर्टेन पॉइंट पे आके, चलिए इस पॉइंट पे आके उस ऑब्जेक्ट को उसने छोड़ दिया, तो वो ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा, सीधा जाएगा, समझे, ना कि इधर उधर गोल घूमने लगेगा। क्योंकि वो सीधा क्यों मिलेगा उसको, क्योंकि यहाँ पे जो उसका टेंजेंट है, टेंजेंट यही होती है चीज, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, टेंजेंट होता है हर पॉइंट्स पे। अगर हम लोग एक सीधी लाइन ड्रॉ करें इसकी यहाँ पे, मुझसे तो सीधा नहीं बन पा रहा है, उसके लिए प्लीज फॉरगिव मी, बट एक्चुअली ऐसा ही है, ओके। तो फिर ऐसा अगर मैं हो सकता है, अगर जैसे कि मैंने आपको बता दिया सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, बेसिकली तो यही होता है, ओके। अगर अभी आपको अगर डीप में जाना हो तो मैं डीप में भी लेके चला सकता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे जरूरी चीज है, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी वीडियो ज्यादा लंबा बन रहा है, इसलिए मैं उतना ज्यादा अभी आपको आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा इस वीडियो में, इसलिए अब सॉल्ड एग्जाम्पल्स खुद ही देख लीजिएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, वो जरूरी है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और बैलेंस एंड बैलेंस फोर्स के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, अभी फटाफट ये कवर कर लेते हैं। स्पीड क्या होता है, स्पीड हमें पता ही है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एक सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ जो होता है उसका सरकमफ्रेंस हमारा होगा डिस्टेंस। तो एक सर्कुलर मोशन में अगर सर्कुलर पाथ का सरकमफ्रेंस हमारा है तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला तो हमें पता ही है 2πr या फिर पाई डी, तो हम लोग 2πr अपॉन टी लिख सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी या फिर स्पीड कोई ऑब्जेक्ट की इन सर्कुलर मोशन होगा 2πr अपॉन टी, आर उसका जहाँ पे रेडियस होगा। अगर हम लोग पाई डी लेते हैं तो डी यहाँ पे हमारा डायमीटर होगा, ओके गाइस। जैसे कि यहाँ पे भी अभी देख सकते हैं, ये जो कॉइन था वो यहाँ पे रखा था, कहाँ पे रखा था, यहाँ पे। अगर इस डिस्क जो घूम रहा है ऐसे ऐसे, ये घूम रहा है ना ऐसे ऐसे, तो अगर इस टेंजेंट पे आके वो कहाँ पे, इस टेंजेंट पे आके अगर वो छूटा तो इस डायरेक्शन में जा रहा है गाइस, ना कि वो इधर से घूम के फिर इधर ही घूम रहा है, इसका रेवोल्यूशन नहीं कर रहा है वो, जब इसकी सिवाय वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में छूट रहा है, ठीक है गाइस। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अगर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में डायरेक्शन यूनिफॉर्म नहीं हो सकता पर उसका मैग्नीट्यूड लीनियर हो सकता है, आई मीन यूनिफॉर्म हो सकता है। कैसे, अगर सपोज एक कार है, अगर उसके डायरेक्शन आप सीधा नहीं रख सकते तो उसकी सिवाय अगर उसकी स्पीड है, जिस उसकी स्पीड तो आप सीधा रख ही सकते हैं। कैसे, अगर उसकी स्पीड को आप सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही रखेंगे, उससे ज्यादा आप उसको आगे नहीं लेके जाएंगे पूरे सर्कुलर पाथ पे, तो आपका सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म रहेगा। और जिस टेंजेंट पे आप उसको जोरदार ब्रेक लगा देंगे तो उस डायरेक्शन पे वो आगे चली जाएगी, कुछ टाइम के बाद फिर जाके वो रुक जाएगी। कुछ इसी तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन किया जा सकता है गाइस, ओके गाइस। तो जैसे कि इस टॉपिक में मैंने अभी बात की यूनिफॉर्म लीनियर मोशंस और उसके टेंजेंट्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंड बैलेंस फोर्स के बारे में, मोमेंटम के बारे में, रेट ऑफ मोमेंटम के बारे में। और ये देखिए मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो बहुत इजी चीज है बट टू इम्पोर्टेंट, एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So it is two important topics in the next topic. So
keep curious about the next topic and beware of my videos as it will be coming soon as fast as possible. So keep practicing, keep learning and stay safe in this lockdown and this coronavirus period. So thank you for watching this video guys, and welcome for helping me. And as I don't want to make that I help you more than you. Actually, you help me by watching these videos. That's why I'm not going to tell that I am the only one that I study always time. You are too. You can too. Therefore, you study by yourself, and I study from myself. And therefore, if we come together, and if your knowledge and my knowledge becomes nice, then both of us will be good. Not only the one. Therefore, I am sharing my knowledge with everyone. So keep curious about the new lectures and new knowledge, and be curious by asking question first. That's the most important thing in a student life, which it should be have in every student. Okay guys, so keep questioning. It's too important. क्वेश्चनिंग करना बहुत जरूरी चीज है और अच्छी बात नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज है वो, इसलिए बोल रहा हूँ मैं. अच्छी बात तो है ही. जिस चीज को आप जानेंगे समझेंगे वही आपके लिए लाइफ में कभी ना कभी काम आएगा. दैट्स वाई अब क्या बोलूँ मैं इसलिए कीप क्यूरियस, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड फ्रॉम माय मोर वीडियोस लेक्चर्स. ओके, बाय.